नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 11 नवंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन आपको सूचना दे दूं कि समीक्षा इकाई 2026 बीओ 2026 की वैकेंसी आपके मिड 2026 में आ सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे में आप लोग ज्यादा से ज्यादा तरीके से ज्यादा मेहनत करिए और बेहतर तरीके से अपने आप को एक रणनीति के रूप में अपने आप को संजोइए और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पीसीएस का एग्जाम अब जानते हैं कि हर साल आता ही आता है, तो वो तो जनवरी फरवरी में उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और मई जून तक आपका एग्जाम उसका हो जाएगा। बाकी और सारे कई एग्जामों पर एक अलग से वीडियो बना करके आपको जो है सूचना आपको प्रेषित कर दी जाएगी। ठीक है, तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या कुछ चीजें आज की रही हैं। और करंट अफेयर्स का सेगमेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे में आप लोग एक एक चीजों को करते रहिएगा। लास्ट डे हमने आपसे प्रश्न पूछा था, उसका आपने उत्तर सही बताया था, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आइए आते हैं आपके चर्चाओं पर, क्या क्या चीजें रही हैं न्यूज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के दौरे पर हैं, अभी आप जानते होंगे, और यह महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है अफ्रीका दौरा अपने आप में, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दरअसल 8 से 13 नवंबर तक जो है ये यात्रा पर रहेंगे अफ्रीका के, ध्यान रखिएगा। और भारत की अफ्रीका नीति जो है वो 2018 में दरअसल पीएम मोदी के तत्वाधान में इसको बनाया गया था। ठीक है, जिसमें 10 सिद्धांत शामिल हैं। भारत अफ्रीका फोरम समिट सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा के रूप में दरअसल ये सिद्धांत काम करते हैं। ठीक है, और हाल ही के वर्षों में अफ्रीका में 17 नए मिशनों के खुलने के साथ ही भारत की राजनयिक उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों में और मजबूती अभी हाल ही में आई हुई। आप जानते होंगे कि अंगोला के जो ये राष्ट्रपति हैं जोआओ लोरेंको, भैया इनका नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पूछा आता है। ये अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं इस समय वर्तमान में। ऐसे में भारत के राष्ट्रपति का अफ्रीका दौरा, अंगोला दौरा निश्चित तौर पर कई मायनों में अहम है, क्योंकि अफ्रीकी संघ के क्या है, ये अध्यक्ष हैं कौन, जो अंगोला के राष्ट्रपति हैं जोआओ लोरेंको। ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से बन सकता। और अलग से आप लोग क्या काम कीजिएगा, अंगोला के बारे में जो अलग जानकारियां आपको हैं, अलग जानकारियां उनको भी आप लोग क्या करिए, नोट करिए कि ये कहां पर स्थित है, यहां के कौन कौन से प्रमुख पहाड़, नदी आदि हैं। ये फैक्ट भी आपको आज ही मैप के माध्यम से देख लेना है। इसके आसपास की सीमाएं कौन कौन से देश की हैं, यह भी फैक्ट आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए भारत और अंगोला इस वर्ष यानी कि 25 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसलिए यात्रा हो जाती है आपके लिए इंपॉर्टेंट। अंगोला के बाद 11 से 13 नवंबर तक राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको के निमंत्रण पर बोत्सवाना की यात्रा करेंगे। ठीक है, तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन है, आपके ड्यूमा गिदोन। ठीक है, तो ये भी नाम इनका याद रखना है। और बोत्सवाना के साथ चीता को लेकर के भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया, जानते होंगे आप। ठीक है, और यह यात्रा दरअसल इन दोनों देशों के साथ में एक दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करेगी। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत के सहयोग के बारे में कहा कि बोत्सवाना से चीतों के ट्रांसलोकेशन पर चर्चा अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। प्रोजेक्ट चीता आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आप जानते होंगे प्रोजेक्ट चीता आपके एग्जाम पूछा जाता है, और कई चीतों को भारत भी लाया भी गया था। एक तो नामीबिया से लाया गया था, और एक कहां से लाया गया था, कौन सी कंट्री थी, जरा कमेंट करके मुझे बताओ कि वो दो कंट्री कौन कौन सी है। एक तो नामीबिया है और एक और कौन सी कंट्री है जहां से चीतों को ला करके भारत में बसाया गया था। ठीक, चलिए अब आपके सामने प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत और किस अफ्रीकी देश के बीच चीतों के ट्रांसलोकेशन पर चर्चा हो रही है। नामीबिया, केन्या, बोत्सवाना या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो भी हाल ही में जो चर्चा हो रही है वो हो रही है आपकी बोत्सवाना के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंग्लिश माध्यम वाले जो भी स्टूडेंट होंगे वो यहां से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, तूफान मेलिसा, भाई साहब बड़ा जबरदस्त ये आया तूफान, और इस पर व्यापक स्तर पर जो है जन धन की हानि हुई अपने आप पे। और इसके कारण, इस तूफान मेलिसा के कारण दरअसल क्यूबा, हैती और जमैका में अब तक जो है लगभग 75 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 50 लाख लोग जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे में इन प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए इनके
जो है दोबारा से इनको बसाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ होते हैं और जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो सभी सामने आकर के अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस तूफान से 7,70,000 से अधिक लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत बड़े स्तर पर जो है इससे नुकसान हुआ और हजारों घरों, स्कूलों और अस्पतालों को इससे जो है व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र और उसकी अलग अलग संस्थाएं इन देशों की सरकारों की मदद कर रही हैं। जमैका में राहत कार्यों को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता टीम अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया है। इसके अलावा क्यूबा में दरअसल खाद्य एवं कृषि संगठन किसानों को उपकरण, मवेशियों के चारा और मछली पकड़ने का सामान दे रहा है ताकि इनके काम फिर से शुरू हो सके। तो आप एग्जाम में खाद्य एवं कृषि संगठन जो है इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लगे हाथ क्या काम करिए, खाद्य एवं कृषि संगठन को एक बार जरा नेट पर डालिए और इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। बैठे मत रहिए। 2 कॉपी आप बना लीजिएगा, एक कॉपी टास्क की जहां पर मैं आपको होमवर्क देता हूं और एक कॉपी मुख्य परीक्षा की जहां पर आपको मैं मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस और एसए के पर्सपेक्टिव से कई सारी चीजें बताता हूं आपको, तो उसमें आपको वो चीजें नोट करनी है। ठीक है, तो इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम ने पूर्वी प्रांतों में वाइल गोदाम, लाइटिंग और कई सारी अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वहां पर हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि मेलिसा जैसे तूफान की भयावहता, जलवायु संकट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अपने आप में। आप जानते होंगे यह जो ग्लोबल वार्मिंग एक बड़े स्तर का हो रहा है जिसको हम लोग हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं अपने आप में, ग्रीन हाउस इंपैक्ट जो होता है अपने आप में, यह ग्लोबल वार्मिंग जो है कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन में सहायक है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ही दरअसल इस प्रकार के तूफान आते हैं और इतने भयावह स्थिति में, इतने भयानक दृष्टिकोण से जो है कहीं ना कहीं इन तूफानों की तीव्रता को, इनकी इंटेंसिटी को और ज्यादा हाई लेवल पर करते हैं और इससे व्यापक स्तर पर जो है जनधन की हानि होती है अपने आप पे। तो ये पॉइंट आपको क्या करना, याद रखना है। इसलिए जलवायु परिवर्तन और जो है बाकी जो अलग अलग जो फैक्ट है आपके, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये सब आपको अच्छे तरीके से रेडी करते हुए चले जाना है कि किस प्रकार से इन जलवायु परिवर्तनों के तहत इन तूफानों की बार बार न सिर्फ पुनरावृत्ति हो रही है, अपितु इनके इंटेंसिटी में, इनके तीव्रता में ज्यादा ही क्या कहते हैं, एक तरीके से विकास इसमें हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट आप एनवायरमेंट के और एसए के पॉइंट रेडी करते रहिएगा। जलवायु परिवर्तन, ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इंपैक्ट आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इनको अलग से विस्तृत रूप से याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आप सोचिए कि इन्हीं जलवायु परिवर्तनों के कारण ही दरअसल इनकी जो इनकी भयावहता है अपने आप में, वो दरअसल तीव्रता जो है वो 5 गुना अधिक बढ़ रही है अपने आप पे, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही ये हो रही है। तो ये व्यापक स्तर पर इसको आपको पढ़ना अच्छे तरीके से। चलिए अब इस पर आ जाएगा आपके सामने प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। तो तूफान मेलिसा से क्यूबा, हैती और जमैका सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ठीक बात है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 7.7 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ठीक है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अस्पतालों के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय सहायता आज दिया हुआ है। अब आप बताइए किसमें से कौन सा फैक्ट ऐसा है जो इसमें से ऑप्शन बन जाएगा आपका एग्जैक्टली। जरा बताओ मुझे फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए वाला, यानी कि 1 और 2 सही है, ये वाला पॉइंट नहीं सही है। ठीक है। यूरोपीय संघ ईयू के वार्ताकारों का दल प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए पर भारतीय समकक्षों के साथ वार्ता के लिए नई दिल्ली आया था अभी हाल ही में। आप जानते होंगे, चर्चाओं में रहा ये। तो यूरोपीय संघ के वार्ताकारों का दल प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत यूरोपीय संघ जो व्यापार समझौता है, मुक्त व्यापार समझौता, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक। तो इस एफटीए पर भारतीय समकक्षों के साथ वार्ता के लिए दिल्ली आया। ठीक है। नवंबर महीने की 3 तारीख से शुरू हुई सप्ताह भर की वार्ता अभी हाल ही में संपन्न हो गई है। ठीक। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस दौरान व्यापक, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर चर्चा हुई है। इस दौरान विचार विमर्श में वस्तुओं, सेवाओं और निवेश, व्यापार, सतत विकास, उत्पत्ति के नियम और तकनीकी व्यापार की बाधाओं आदि पर जो है चर्चा खुल के हुई है। तो निश्चित तौर पर यह जो आपका एफटीए है, इससे निश्चित तौर पर भारत के व्यापार आदि पर एक असर पड़ेगा व्यापक स्तर पर। ठीक है। बाकी अपने सारे पॉइंट आप यहां पर एक बार नोट कर सकते हैं। ठीक है।
यूरोपीय आयोग की व्यापार महानिदेशक सुश्री सबाइन वेंड के साथ भी विस्तृत बैठक अभी हाल ही में इनके सचिव जी ने की हुई है। तो यूरोपीय आयोग की जो महानिदेशक है उनका नाम क्या है, यह भी आपके प्रीलिम्स के फैक्ट में पूछ सकता है। ठीक, चलिए अब आप बताइए प्रश्न कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या है आपके सामने कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता पर वार्ता नई दिल्ली में हुई है। ठीक बात है। यह वार्ता दरअसल नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में की गई। ठीक है। विचार विमर्श के दौरान केवल वस्तुओं एवं सेवाओं पर चर्चा हुई, अन्य किसी विषय को शामिल नहीं किया गया। ऐसा नहीं है भाई साहब, कई सारे मुद्दों पर साइन किया गया था, इसलिए यह टॉपिक नहीं होगा। एक और दो ही सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफ्फी 2025, इसका भी हाल ही में आयोजन किया जाएगा। तो सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि गोवा में आयोजित होने वाला भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2025 दुनिया भर के रचनाकारों के लिए एक सेतु का काम करेगा और इसमें नई दिल्ली में मीडिया, ठीक है, मीडिया से बातचीत में कहा गया फिल्म महोत्सव में 81 देशों की 240 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा जो भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच प्रदान करेगा। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, विशेष तौर पर याद करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। चलिए इस वर्ष जो है क्या होगा कि महिलाओं द्वारा दरअसल निर्देशित 50 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी और यह एक बड़ी बात हो जाएगी जो सरकार के नारी शक्ति के दृष्टिकोण से बल प्रदान करेगी। तो यह एक खास बात इस बार जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह पॉइंट याद रखिएगा। और इस जो है इस बीच सूचना और प्रसारण सचिव संजय गाजू ने कहा कि इस महीने की 20 तारीख यानी कि अभी नवंबर में होने वाले उद्घाटन समारोह में परेड का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए था इंपॉर्टेंट। चलिए, और यह वैश्विक फिल्म निर्माताओं को न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों तक अपनी फिल्में पहुंचाने का अवसर प्रदान करेगा यह मंच जो भी होने वाला है। ठीक, चलिए बताइए प्रश्न आप लोग। अब गोवा में आयोजित होने वाला भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2025 में 81 देशों की 240 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, इस वर्ष इफ्फी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई आधारित सामग्री और तकनीक का इस्तेमाल की जाएगी। इस बार समारोह में केवल भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। नहीं भाई साहब, अंतरराष्ट्रीय जगत की सारी फिल्मों को भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। इससे ये गलत है, एक और दो सही है मेरे अकॉर्डिंग। आई एम राइट और रॉन्ग? बताइए जल्दी से, क्या इसमें ऑप्शन नंबर ए ही होगा या कुछ और होगा? ए ही होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके सामने जो है यहां पर एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है पीसीएस 2026 की। अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए आप लगातार तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए फाउंडेशन कोर्स हमारा प्री प्लस मेंस के नाम से चल रहा है, आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर जो यहां पर दिया गया है ये 8604409201 है। इस पर आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, कोई इशू हो, और बाकी एडमिशन आदि को लेकर के भी आप चर्चा इस पर कर सकते हैं। एक बात महत्वपूर्ण आपको बता दूं मैं कि फोकस आपको रहना है अपनी स्टडी पर किसी भी तरीके से, यह ना रहे कि आप नहीं करना। और इसके लिए ये कोर्स जो आपका बड़ा फायदेमंद साबित होगा क्योंकि इसमें प्री प्लस मेंस की तैयारी और पीवाईक्यूज आदि सबकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, तो यह भी एक पॉइंट अभी चर्चाओं में रहा। तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं, इन्होंने ही 10 नवंबर को नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक, कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है। राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक ऋण समिति का महासंघ के अध्यक्ष लक्ष्मी दास ने नई दिल्ली में यह जानकारी प्रदान की है और उन्होंने बताया कि 2 दिन का यह सम्मेलन डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज विषय पर सहकारिता मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। ओके, चलिए क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य संवाद, नवाचार और साझा दृष्टिकोण, यानी कि एक तरीके से कम्युनिकेशन हो, इनोवेशन हो और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना और देश में वित्तीय समावेशन की सहकारी नींव को और ज्यादा मजबूत करना। यह इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का अल्टीमेटली क्या है? उद्देश्य, यानी कि मोटो है। ठीक है, इस सम्मेलन में दरअसल डिजिटल नवाचार, शासन सुधार और सहकारी आंदोलन के अंतर्गत महिला और युवा नेतृत्व के सशक्तिकरण पर चर्चा जो है इसमें हो रही है। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप बताइए, प्रश्न आपके सामने आ गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी कुंभ 2025 नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
यह सम्मेलन डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज विषय पर सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। अब ये ध्यान, ये थीम पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? केवल कृषि ऋण प्रणाली के डिजिटलीकरण पर केंद्रित है, नहीं, केवल कृषि पर नहीं है, यह गलत पॉइंट है। 1 और 2 सही है। इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 कहां पर है? सी वाले ऑप्शन में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। चलिए, उत्तर कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है भाई साहब। गजब खलीफा देश है अपने आप में। जैसे ही पगला देश अमेरिका है, वैसे ही पगला देश कौन है? उत्तर कोरिया भाई साहब। गजब कंट्री है अपने आप में। ट्रम्प बाबू जो है उत्तर कोरिया के चिंगपोंग साहब से मिलना चाहते थे, जो भी हैं वो राष्ट्राध्यक्ष वहां के। तो क्या हुआ कि वहां पे दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई कि जो है मुलाकात नहीं हो पाई। अब जो है ट्रम्प बाबू चिंताजनक बात स्थिति में है अपने आप में कि भैया हमको तो उत्तर कोरिया जाना था, मिलना था साहब जी से, लेकिन वो साहब जी अपने आप गलत अजब खलीफा हैं। जितने खलीफा ट्रम्प बाबू हैं, उससे ज्यादा खलीफा तो उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं अपने आप में। और गजब आदमी है भाई साहब, खूब ज्यादा जो है क्या कहते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है अपने आप पे, और अमेरिका के लाख प्रतिबंधों के बावजूद रुक नहीं रहा है। हालांकि ये चिंताजनक बात है अपने आप में। ठीक है, बीच में मीटिंग होने की बात हुई थी, लेकिन कैंसिल हो गई थी। ठीक है, उत्तर कोरिया दरअसल लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, और उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को, यानी कि अभी जो बीता हुआ है हाल ही में, परसों नरसों, तो वहीं पर पूर्वी सागर की ओर कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर चेतावनी भी दी थी। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया उत्तर कोरिया पर, वहां के कई सारे संगठन और कई सारी चीजों पर। तो उत्तर कोरिया ने कहा नहीं बाबू, ऐसा नहीं हो सकता है, आप क्यों प्रतिबंध लगाओगे भाई साहब? अमेरिका जो करे तो ठीक, हम करें कुछ तो खराब बात। ये बात खराब है अपने आप पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अमेरिका ने 2 नॉर्थ कोरियाई कंपनियों और 8 लोगों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। अमेरिका का आरोप है कि इन कंपनियों और व्यक्तियों ने अवैध साइबर गतिविधियों के जरिए पैसों की धोखाधड़ी करके उसे वैध बनाने का काम किया। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ्स ने कहा कि यह मिसाइल उत्तरी प्योंगयांग के ताइवान काउंटी के पास दोपहर 12:35 बजे लॉन्च की गई थी। नॉर्थ कोरिया ने इस साल का 6ठा बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण किया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? ली जे म्यूंग। क्या कौन है? नाम याद रखिएगा, ली जे म्यूंग ने इसी साल जून में पदभार ग्रहण किया है। ऐसे में उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से उत्तर कोरिया का यह दूसरा मिसाइल प्रक्षेपण था अपने आप में। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो परमाणु निरस्त्रीकरण आदि होता है, जो इसकी सुरक्षा आदि होती है, इसको लेकर के कई सारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो कि काम करते हैं परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर, सुरक्षा को लेकर के। वो कौन कौन से संगठन हैं? ऐसे संगठन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए जरा एक बार फटाफट से हम लोग इन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एक संगठन क्या है? संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑन जो है डिसआर्मेंट सिटी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यह जिनेवा में स्थित है अपने आप पे यह संगठन दरअसल। ठीक है, याद रखिएगा। और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच है, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन। इसमें परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और उनके पूर्ण उन्मूलन पर चर्चा होती है। आप जानते होंगे इस समय दुनिया जो है एक तरीके से राख के ढेर पर है अपने आप पे, मौत के जो है लाइन पर है अपने आप में, क्योंकि हर देश इस समय क्या हो रहा है? अपने आप को मजबूत करने के लिए दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है? हथियारों आदि को लेकर के जो है आगे बढ़ रहा है। और एक बड़ी बात कि आने वाले समय में जो युद्ध आदि होंगे वो दरअसल मानव रहित होंगे। जैसा भी हाल ही में अमेरिका ने एक मानव रहित युद्धाभ्यास किया है, आपको पता होगा। तो आने वाला युद्ध क्या होगा? मानव रहित होगा। और अगर युद्ध मानव रहित रह जाता है तो वहां पर जो संवेदनाएं होती हैं वो शून्य हो जाती हैं, और जहां पर संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं वहां पर मनुष्यता खत्म हो जाती है, और जहां मनुष्यता खत्म हो गई वहां पर सृष्टि का विनाश हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सृष्टि का विनाश हमारा ही कारणों से होगा, और वह दिन दूर नहीं है। जिस तरीके से हम अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन इस प्रकार के वेपन्स, रोबोटिक्स और न जाने क्या कुछ हम लोग ला रहे हैं, एआई का जमाना है। तो ऐसे में आने वाला समय निश्चित तौर पर पूरे विश्व पटल के लिए अपने आप पे खतरे की घंटी है। जिस प्रकार से उत्तर कोरिया, इजराइल, रूस आदि लोग देश आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो एक निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। कोई देश शांति वार्ता नहीं कर रहा है, कोई देश शांति के लिए काम नहीं कर रहा है। भारत को अगर छोड़ दें तो शांति की स्थापना के लिए कोई
कंट्री आगे नहीं आ रही, और यह बहुत चिंताजनक बात है। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि हाल ही के वर्षों में जिस प्रकार से दुनिया जो है परमाणु अस्त्रों को लेकर के आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से हथियारों की सौदागरी हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं किस प्रकार से यह सुरक्षित वातावरण को बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं या नहीं, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इसको आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा पॉइंट, ठीक है, कि कितना आवश्यक है अपने आप में, ठीक है। सामूहिक दृष्टिकोण से ये अच्छा है या बुरा है, या इसकी आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए दूसरा है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह भी चर्चाओं में रहा है, आप जानते होंगे। इसका मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। उद्देश्य इसका क्या है? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि इसका उपयोग हथियारों के लिए न किया जाए। ईरान पर जो है हमला किया था, आपको याद होगा, और ईरान ने इसी जो है क्या कहते हैं एजेंसी से अपने आप को बाहर कर लिया था। याद है आपको, मैंने कराया था इस प्रश्न को। ईरान का ये जो है एक आरोप था कि भैया इस अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कोई कदम नहीं उठाया अमेरिका के खिलाफ। तीसरा क्या है? परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, या कोई संगठन नहीं है बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या? परमाणु अप्रसार संधि। इसका क्या उद्देश्य है? परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, यह इस संधि का जो है मुख्य उद्देश्य है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका उद्देश्य विश्व में किसी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करना। लेकिन क्या यह इस काम में आगे है? तो आपका जवाब होगा नहीं है आगे, है ना। पाकिस्तान दिन क्या कर रहा है? पाकिस्तान तो मौत के मुंह में खड़ा है एक तरीके से। उसके अपने परमाणु बम अपने ऊपर कब फट जाए भाई साहब, कुछ नहीं भरोसा है, धूम से फट जाएगा उसका। पाकिस्तान का विनाश तो पाकिस्तानियों के द्वारा ही लिखा गया है, ये एकदम ध्यान। जैसे कई बार कहते हैं ना, एक बंदूक होती है तो उसमें गोली चलती है आगे, और कई बार क्या होता है बंदूक हमने चलाया, गोली चल के पीछे ही है, तो चलाने वाला ही मर गया। तो पाकिस्तान का तो बर्बादी इसी से हो जाएगी भाई साहब, क्या कीजिएगा। और बाकी जो देश परमाणु को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये एक चिंताजनक बात है अपने आप पे। इस पर इन सारे संगठनों को काम करना चाहिए, जो यहां पर संगठन और संधि जो दी गई हैं, लेकिन नहीं हो पाता है फॉलो। चलिए प्रश्न बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए, क्या बनेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन पर चर्चा करने का प्रमुख बहुपक्षीय मंच है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे बताएंगे। सोचिए समझिए फिर बताइए। अब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, अब आप चूंकि नहीं पढ़े रहेंगे ध्यान से तो गलत करके चले आएंगे, लेकिन आपको बताना है कौन सा प्रश्न इसमें सही है, बताइए। देखो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 3, ठीक। चलिए नैनी सैनी एयरपोर्ट के अधिग्रहण के लिए समझौता ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर किया गया है हाल ही में। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के बीच पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी एयरपोर्ट के अधिग्रहण के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। यह ऐतिहासिक समझौता उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में सुगम, सुरक्षित और टिकाऊ हवाई संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है। और आप जानते हो कि अभी हाल ही में उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह भी अभी मनाया गया है। तो 25 साल पूरे हो गए उत्तराखंड स्थापना के। 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड रखा गया था और सन 2000 में उत्तराखंड की स्थापना होती है ना, बताया था मैंने आपको एक दिन। नैनी सैनी एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 70 एकड़ है। यहां का टर्मिनल भवन व्यस्त समय में 40 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही एयरपोर्ट का एप्रन एक समय में 2 विमानों को समायोजित करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। और इस अधिग्रहण से दरअसल एयरपोर्ट के मौजूदा बुनियादी ढांचे का उन्नयन, परिचालन, मानकों का सुव्यवस्थित प्रबंधन और उत्तराखंड की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा अपने आप पे। तो ये एक बड़ी बात है और इससे जो है व्यापक स्तर पर जो है वहां पर रोजगार और बाकी अन्य फायदे होंगे, ठीक है। चलिए अब आप बताइए प्रश्न इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। नैनी सैनी एयरपोर्ट के अधिग्रहण से संबंधित हालिया समझौता ज्ञापन किसके बीच हस्ताक्षर किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के बीच में, या फिर उत्तराखंड सरकार और पर्यटन मंत्रालय के बीच में, या फिर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और रक्षा मंत्रालय के बीच में, या फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उत्तराखंड के पर्यटन विभाग के बीच में। तो अभी देखो हमने आपको यहां पर कराया था, ठीक है। कहां पे लिखा है पॉइंट? देखो देखो देखो,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार। ठीक है, क्या भारतीय विमानपत्तन और उत्तराखंड सरकार के मध्य में, तो बस यही आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, बस हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के बीच में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब आपके सामने एक प्रश्न है, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग प्लीज जरूर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी के संघर्ष विराम संघर्ष नीति से आप क्या समझते हैं? समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर आपके एग्जाम में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में गांधी कौन कौन भाई साहब? गांधी, ठीक है, और अंबेडकर। अंबेडकर जी तो वैसे भी आजकल चर्चाओं में हैं भाई साहब, है ना? तो अंबेडकर जी, इनके बारे में खूब सारा जो है प्रश्न पूछता है। गांधी जी और अंबेडकर जी में क्या था? कई मामलों में जो है मतभेद था, लेकिन कई मामलों में एकता भी थी, कई मामलों में समरूपता भी थी। तो इनके मतभेदों पर, समरूपताओं पर खूब प्रश्न पूछता है, और बाकी अलग से गांधी और अलग से अंबेडकर जी पर भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इन दोनों की तुलना और बाकी अलग अलग पॉइंट आप इन पर रेडी कर लीजिएगा। ये आपका प्रश्न है, आपका अभ्यास प्रश्न है। इसका मैं उत्तर आप चाहे तो हमें कॉन्टैक्ट नंबर हमारे 8604409201 पर भेज सकते हैं। ठीक, अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत और फिनलैंड के बीच हाल ही में आयोजित 13वीं विदेश कार्यालय परामर्श वार्ता भारत की उत्तर यूरोप नीति के संदर्भ में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख आयामों का विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर हमने आपके सामने दे दिया है, आप इसको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ शायद अभी आपको नहीं मिली होगी, लेकिन डिकोड एग्जाम के ऐप पर जो है पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगी आपको। ठीक है, वहां पर मैं बोल दूंगा। भारत और फिनलैंड के बीच राजनयिक संबंध 1949 में स्थापित हुए थे, और तब से दोनों देश तकनीकी नवाचार, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं अपने आप पे। तो ये आप कुछ बार इसके बारे में आप पॉइंट नोट कर दीजिएगा। और यह वार्ता दरअसल भारत की उत्तरी यूरोप नीति को सशक्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है अपने आप में। आप जानते हो कि भारत यूरोपियन कंट्री से अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। मुख्य भाग में आप लिख लीजिएगा पॉइंट क्या क्या, कि भारत की उत्तरी यूरोप नीति के संदर्भ में महत्व क्या कुछ है। ठीक है, और भारत का उद्देश्य केवल दक्षिण और पश्चिम यूरोप तक सीमित न रह करके उत्तरी यूरोपीय देशों के साथ संतुलित साझेदारी स्थापित करना है। ठीक है, इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, फिर प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग है अपने आप में, राजनीतिक साझेदारी का सुदृढ़ीकरण होगा इससे। ठीक है, फिनलैंड यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते, क्या फिनलैंड यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते भारत यूरोप संबंधों की गहराई बढ़ने में सहायक है अपने आप पे। तो ये सारे पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं? ये सारे हमने हेडिंग यहां पर डाल दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या कुछ होगा, स्वच्छ ऊर्जा पर्यावरण में क्या कुछ होगा। ठीक है, 5G 6G कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संगठन में फिनलैंड भारत का एक अहम साझेदार है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप एक करके अगर आप लिखेंगे तो एक बहुत अच्छा मार्क्स जो है आपको मिलेगा यहां पर। ठीक, निष्कर्ष के रूप में आप यहां पर कुछ पॉइंट दिया गया है कि भारत फिनलैंड की 13वीं FOC वार्ता ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती दी है, बल्कि भारत की उत्तरी यूरोप नीति को भी रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से नई दिशा प्रदान की है। तो ये सारे पॉइंट आप जो है कर लीजिएगा। बाकी विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, शिक्षा और अलग अलग क्षेत्रों में एक बड़े स्तर पर इसमें सुधार होने की उम्मीद है। तो आप ऐसे पॉइंट को लिख दीजिएगा, और इससे क्या होगा, इससे दरअसल वैश्विक साझेदारी नए आयाम खोलने की क्षमता रखेगा अपने आप में। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और बाकी जो आज मैंने प्रश्न आपको दिया है ये वाला, इस प्रश्न को आप लिख करके आप चाहें तो हमें भेज भी दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप दिल खोल के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और बाकी अगर आपको बीओ का बैच, RO26 का बैच आदि लेना है, जो कि नया फाउंडेशन कोर्स हमारा चल रहा है, उसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, यहां पर जो दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है।
और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।